दोनों ही टेस्ट में भरपूर करप्शन होता है हमारे देश में। इसको ऐसे समझो कि मैं किसी का फेक एग्जामिनेशन दे रही हूँ तो कैसे दूंगी कि एग्जाम देने वाला जो बच्चा है वो ओरिजिनल है, कोई दूसरा नहीं। चूंकि इतने सारे बच्चे और इतना सारा रिजल्ट हमें नीट में इसलिए देखने को मिल गया क्योंकि ये पटना जैसे सेंटर से लीक हुआ है। अब आप सोच लीजिए कि मैं आपको इसलिए बता पा रही हूँ क्योंकि मेरे कांटेक्ट का खुद ही एक मंत्री जी का बेटा, उसने खुद ये एग्जाम्स नहीं दिए। नीट एग्जामिनेशन 2024, इसका स्कैम तो हर किसी को पता ही है कि क्या हुआ है। एक साथ इतने सारे बच्चों का नंबर 1 रैंक पे आ जाना अपने आप में बेहद ही शॉकिंग है क्योंकि ये सारे बच्चे चाह के भी एम्स में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। MBBS, BDS, BSc नर्सिंग, BDMS या फिर वेटनरी, ये सभी एग्जामिनेशन पहले सेपरेटली हुआ करते थे, लेकिन जब से नीट एग्जामिनेशन हुआ पूरे देश में सेंट्रलाइज तरीके से एग्जामिनेशन हुए। लेकिन करप्शन का ये स्टैंडर्ड जो टुकड़ों में बटा हुआ था, अब इकट्ठे हमें एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पे देखने को मिला। इससे ज्यादा मैं कुछ और नहीं कहूंगी। चूंकि जब चीजें सेंट्रलाइज हो गई तो एक साथ लोगों को ये देखने को मिल रहा है कि कितने सारे लोगों को नंबर 1 रैंक आ गया है, या फिर एक ही एग्जामिनेशन सेंटर के सभी बच्चों का सिलेक्शन हो गया है, या फिर तरह तरह की डेटा। असल में जब पुराने टाइम पे यही स्कैम हुआ करते थे ना, तो ये सारे डेटा बल्कि इससे ज्यादा ही थे स्कैम्स के। चूंकि वो इकट्ठे नहीं थे और अलग अलग तरीके से स्कैटर्ड थे, इसलिए हम इनका पहचान नहीं कर पाते थे और हमें लगता था कि स्कैम तो हो नहीं रहा है, जबकि एक्चुअल में इससे भी ज्यादा लेवल पे करप्शन हुआ करता था। अगर मैं फैक्चुअली बात करूं तो स्टैंडर्ड 10 से लेकर बुढ़ापे तक करप्शन हमारा पीछा नहीं छोड़ती है, चाहे वो एग्जामिनेशन के मामले में, एडमिशन टेस्ट में हो या फिर जॉब के लिए। दोनों ही टेस्ट में भरपूर करप्शन होता है हमारे देश में। और जब तक करप्शन से मिटने के लिए या फिर इस तरह की चीटिंग से मिटने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी आती है, तब तक उसका सॉल्यूशन ढूंढ लिया जाता है और स्कैमर्स अपने काम को अपने तरीके से अंजाम देते रहते हैं। सच कहूँ तो ऐसे करप्शन में न सिर्फ एक स्टूडेंट इन्वॉल्व होता है बल्कि ऊपर बैठे लोग भी, और करप्शन का ये साइकिल कभी खत्म ही नहीं होता। पुराने टाइम पे अखबारों में रिजल्ट आते थे, इसलिए सेंट्रलाइज डेटा नहीं था। लोकल और स्टेट लेवल पे ये रिजल्ट पब्लिश होते थे, तो पता लगा पाना मुश्किल हो जाता था कि किसका रिजल्ट कौन कौन से स्टेट में आया है। उस टाइम पे तो इतनी भयानक स्थिति थी कि एक ही व्यक्ति हर स्टेट के एग्जामिनेशन में बैठता था और उसका सिलेक्शन हर स्टेट में हो जाता था। कायदे से होता ये था कि वो अपने फेवरेट इंस्टीट्यूट में तो चला जाता था, लेकिन एक साथ 10-15 सीटों को कैप्चर भी करके रखता था, जिसके कारण टाइम पे वो सीटें खाली नहीं मिलने के कारण बाकी लोगों को एडमिशन नहीं मिल पाता था। गवर्नमेंट ने इसी प्रॉब्लम से निकलने के लिए इन एग्जामिनेशन को सेंट्रलाइज किया और सोचा कि जो ये एक व्यक्ति एग्जाम को क्वालिफाई करके या फिर कहीं से सोर्स लगा के 10 सीटों को कैप्चर करके रखता है, इससे फायदा ये होगा कि 9 लोगों को सीट टाइम पे मिल जाएगी अगर हम नेशन वाइज डेटा को पब्लिश करेंगे तो, स्पेशली रिजल्ट के मामले में। लेकिन इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, बल्कि मिस्टेक्स तो अभी भी हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि ऑफलाइन एग्जामिनेशन में पॉसिबिलिटी ऑफ करप्शन कितनी हद तक है। सबसे पहला करप्शन जो हाई लेवल पे होता है वो करते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले अपना नाम बनाने के चक्कर में। वो अपने इंस्टीट्यूट में कुछ ऐसे बच्चों को ये ऑफर करते हैं कि अगर तुम 10-20 लाख रुपए खर्च करते हो तो तुम्हारा सिलेक्शन इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में हो जाएगा, चाहे वो एडमिशन टेस्ट हो या फिर जॉब टेस्ट हो। ऐसे में बच्चा भी मजबूर हो जाता है, क्योंकि अगर वो रिच फैमिली से आता है तो उसे अपने लिए 20 लाख खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं होती। यहाँ तक कि मैंने स्कॉलर बैठते हुए देखा एग्जामिनेशन में, और ये अभी भी बैठते हैं। स्कॉलर्स क्या होते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा लड़का जो तेज हो, जो एग्जाम में सेलेक्ट हो चुका हो पहले से ही, वो कुछ पैसे ऑफर करता है और कहता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका एग्जाम मैं दे दूं और जिस एग्जाम में मैं बैठूं उसमें रिजल्ट आ जाए तो आपको मुझे कुछ पैसे देने होंगे। अब ये पूरी सेटिंग कुछ इस तरीके से चालू होती है कि सबसे पहले एडमिट कार्ड पे काम किया जाता है। वो ऑफलाइन में जो हम एडमिट कार्ड दिखाते हैं उस पे जो लड़के की तस्वीर होती है, उस चेहरे से मिलता जुलता एक चेहरा उसी पे पब्लिश कर दिया जाता है। इसको ऐसे समझो कि मैं किसी का फेक एग्जामिनेशन दे रही हूँ तो कैसे दूंगी। सबसे पहले मेरे पास वो एडमिट कार्ड आएगा जिस एडमिट कार्ड पे उस लड़की का एग्जामिनेशन मुझे देना है। उस एडमिट कार्ड पे मैं अपना चेहरा चिपकाऊंगी, एक ऐसा सिमिलर सा चेहरा जो उस लड़की से भी मिलता है और मेरा भी चलता है। उसके बाद इस एडमिट कार्ड को लेके एग्जामिनेशन सेंटर पहुंच जाऊंगी। वहाँ पे जो टीचर मेरा फेस मैच करेगा उसे दिखेगा कि एडमिट कार्ड जो मेरे हाथ में है उससे मेरा चेहरा मिलता हुआ है, और उस एडमिट कार्ड पे जितना भी डेटा होगा, जैसे मेरा नाम या फिर मेरा एड्रेस, वो सब कुछ बदल दिया जाएगा। चूंकि टीचर ऑफलाइन जो अपने पास में पेपर रखते हैं रिकॉर्ड वाले, उसमें बहुत सारी डिटेल्स नहीं होती, इसलिए वो उस बात पे ध्यान नहीं देते, वो सिर्फ चेहरा मैच करते हैं। इसलिए इस बात का पता लगा पाना कि सामने खड़ा व्यक्ति यानी मैं वो लड़की हूँ या नहीं हूँ बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एडमिट कार्ड पे मेरी तस्वीर है जो मेरे हाथ में है, और टीचर्स के हाथ में जो आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे एक फोटो प्रिंट होकर के आजकल आती है वो ब्लैक एंड व्हाइट होती है। एक ब्लैक एंड व्हाइट चेहरे से कलरफुल चेहरे पे ट्रस्ट बढ़ता है और उसे लगता है कि कलरफुल चेहरे में जो व्यक्ति है वही ये है, और वो उसको एंट्री आराम से दे देता है। फिर मैं एग्जामिनेशन हॉल के अंदर चली जाती हूँ। अगर वहाँ पे कोई बायोमेट्रिक का सिस्टम है तो मेरे हाथ में एक सिलिकॉन फेक बायोमेट्रिक होता है जो उस लड़की का होता है जिसका एग्जाम मैं देने गई हूँ। ऐसे में मैं अपने अंगूठे में वो बायोमेट्रिक लगाती हूँ और बायोमेट्रिक प्रिंट मिल जाता है।
फिर मैं एग्जाम में बैठती हूँ और अपने मर्जी से, चूंकि मैं एक बहुत पढ़ी लिखी लड़की हूँ, उतना बढ़िया आंसर लिख के आती हूँ कि जब रिजल्ट पब्लिश होता है तब वो लड़की सेलेक्टेड हो जाती है। यानी वो लड़की एग्जाम में नहीं बैठी, मैं उसके जगह पे बैठ के एग्जाम दे के आई और बहुत ही आसान तरीके से चीटिंग किया। ये पुराने टाइम पे कुछ इस तरह से होता था कि लोग गेस पेपर या फिर क्वेश्चन के आंसर्स पहले से लेके जाते थे, लेकिन मॉडर्न तरीके से इसमें बहुत लंबे टाइम से काम चल रहा है। अगर मैं ये कहूँ तो 2016-17 में मुझे भी स्कॉलर्स के बहुत सारे ऑफर आते थे। 3 लाख में एसएससी की जॉब ले लो, IBPS के एग्जामिनेशन में क्वालिफाई कर लो, और आज भी बच्चे स्कॉलर्स का काम करते हैं, वो बच्चे जो पढ़े लिखे हैं। इनफैक्ट मेरे पास कई ऑफर भी आते हैं इस तरह से कि अगर आप स्कॉलर बैठा के कोई एग्जाम में क्वालिफाई करना चाहती हैं तो कर सकती हैं। यानी इस करप्शन के स्टैंडर्ड को परखना गवर्नमेंट की औकात से बाहर है। ये वो दो लोग मिलकर करते हैं, जो एक पढ़ा लिखा है और उसका वो दूसरा दोस्त या फिर कॉन्टेक्ट का आदमी जो उसे बैठा कर अपना एग्जाम करवाना चाहता है। यानी इस तरह के करप्शन में आपको हवा भी नहीं लगेगी कि कोई दूसरा आपकी जगह पे एग्जाम दे चुका है, और ये आजकल रोज हो रहा है, हर एग्जाम में हो रहा है। इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए IBPS जो एग्जाम्स लेता है वहाँ पे वो आई स्कैनिंग जैसा कुछ सिस्टम रखता है। अब मामला कहीं और बढ़ गया है, अब नए तरीके हैं चीटिंग के। जब IBPS जैसे सेंटर पे जहाँ पे आई स्कैनिंग जैसी चीजें होती हैं, तब वो बच्चा वहाँ उस एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुँचता है जहाँ उसे एग्जाम देना है, लेकिन उसी एग्जामिनेशन सेंटर पे एक और बच्चा पहुँचता है जो इंटेलिजेंट होता है और एक सिमिलर ही डिटेल के साथ में जो उस लड़के से मिलती है। जब आई स्कैनिंग या अटेंडेंस की बारी आती है तब वो ओरिजिनल लड़का जाकर अपना आई स्कैन करवा लेता है, और जब एग्जाम पे यानी कंप्यूटर पे बैठने की बारी आती है तब वो फेक लड़का वहाँ पे बैठता है जो उसी के जैसा सिमिलर आईडी लेकर उस एग्जामिनेशन सेंटर में पहुँचता है। अब ऐसे में जो चेक पोस्ट है, बायोमेट्रिक या फिर आई स्कैनिंग, ये दोनों मैच हो गए और कुछ इस तरह से ऑनलाइन एग्जामिनेशन में भी फ्रॉड हो गया। अब ऐसे में आप मुझे बताइए कि नीट का एग्जामिनेशन जो इस वक्त हुआ है, इसमें पता चल रहा है कि पेपर पहले ही लीक हो गया। स्कैम तो इस लेवल पे है कि एक व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं होने के बाद भी सिनेमा हॉल में मस्ती से अपना सिनेमा देख रहा है और उसकी जगह पे एग्जाम्स कोई और दे रहा है। यानी हमारे पास प्रॉपर मॉनिटरिंग के कोई सिस्टम ही नहीं है। अब ऐसे में यदि हम ये डिमांड भी कर लेते हैं गवर्नमेंट से कि आप ये जो तरकीब है एग्जाम्स लेने की, इसे बदल लो, तो क्या ही होने वाला है। अब बात करते हैं कुछ उन पॉइंट्स पे जो लोगों की डिमांड में है, जैसे री एग्जाम करवाना। आपको लगता है कि री एग्जामिनेशन के बाद भी ऐसे करप्शन नहीं होंगे, जबकि ऐसे करप्शन भर भर के होते हैं, चाहे IIT के एग्जाम्स हो, चाहे SSC की, चाहे UPSC की, चाहे BPSC की, स्टेट PCS का कोई भी एग्जाम हो, वहाँ पे स्कॉलर्स बैठते हैं और ये स्कॉलर्स आराम से एग्जामिनेशन में हिस्सा लेते हैं 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए लेकर के, जिसका पता लगाना इम्पॉसिबल है। इसके लिए क्या तरीके हैं मुझे नहीं पता, लेकिन फिलहाल AI के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है जो इतनी डिटेल तरीके से आदमी के आइडेंटिफिकेशन पे काम करे कि एग्जाम देने वाला जो बच्चा है वो ओरिजिनल है, कोई दूसरा नहीं। नीट एग्जाम 2024 को अगर दोबारा करवा भी लिया जाए तब भी ये उन बच्चों के साथ इनजस्टिस होगा जिनकी उम्र कम है कंपेयर टू उन लोगों के जो इसी एग्जाम में बैठ रहे हैं लेकिन उनकी उम्र अधिक है। असल में इस एग्जाम में मैक्सिमम एज लिमिट की कोई वैसी प्रावधान नहीं है जैसे कि बाकी एग्जाम्स में होती है। मान लो एक ऐसा बच्चा बैठता है जिसकी उम्र 17 साल है और उसी को कंपटीशन देने के लिए एक ऐसा बच्चा भी बैठता है जिसकी उम्र 30 साल है, तो ऐसे में जस्टिस कैसे होगा? क्योंकि दोनों की पढ़ाई में जमीन आसमान का अंतर है। 10 साल पहले ये नीट की तैयारी कर रहा था 30 साल की उम्र वाला, जबकि 17 साल की उम्र वाला मात्र 5 से 6 साल पहले ही पढ़ाई स्टार्ट किया होगा। ऐसे में इस बात के लिए इतनी तो लिमिटेशन होनी ही चाहिए कि एज ग्रुप या कंपटीशन के लिए हम उम्र का ध्यान रखें या फिर एक्सपीरियंस का ध्यान रखें। तो अगर मान लिया जाए कि नीट का ये एग्जाम बिल्कुल फेयर भी होता है तब भी ये अनफेयर ही होगा, क्योंकि कंपेयर टू कम एज वाला एक ज्यादा उम्र का व्यक्ति ज्यादा पढ़ा लिखा या फिर ज्यादा प्रैक्टिस करके आता है और उसका रिजल्ट ले पाना ज्यादा आसान होता है। करप्शन का ये स्टैंडर्ड जो मैंने आपको बताया, ये भले ही आपको नया लग रहा हो, लेकिन ये सिर्फ इतना ही नहीं है। जब मैं JEE या IIT की तैयारी कर रही थी, जब पता चला कि लखनऊ का पूरा सेंटर बिका हुआ था 20 लाख रुपए में, IIT JEE के भी एग्जाम जो ऑनलाइन होते हैं उसमें भी करप्शन ये लोग बड़ी आसानी से कर पाते हैं। इसका एक और तरीका है जो पुराने टाइम पे SSC के एग्जामिनेशन में बहुत अप्लाई किया जाता था या फिर अभी भी IBPS के एग्जाम्स में अप्लाई किए जाते हैं, जो सुनने को मिलता है। ये तरीका है सर्वर को हैक करने का। यानी जो लोग TCS या इन सब IBPS में जॉब करते हैं, ये क्या करते हैं, स्टूडेंट द्वारा सबमिट किए गए रिजल्ट को ओपन कर पाते हैं अब उसके सर्वर को ही हैक करके। इनके पास एक खास तरह का पासकोड होता है जिसको ये एंटर करते हैं और अपने लिंक के लोगों का रिजल्ट दोबारा अपलोड कर देते हैं। यानी सोचिए कि करप्शन कितना अंदर तक फैला हुआ है। TCS में जॉब करने वाले वो लोग जो इन्वॉल्व हुआ करते थे एग्जामिनेशन लेने में, वो क्या करते थे कि सर्वर को हैक करते थे या फिर री ओपन करते थे और वहाँ पे उस बच्चे का जो उनके लिंक का है उसका रिजल्ट री अपलोड कर देते थे। ऐसे में एग्जाम में पास होना बड़ा आसान हो जाता था और इसी तरह के करप्शन स्टैंडर्ड की वजह से कई बार बच्चे स्ट्राइक पे जाते हैं। खास करके आप गवर्नमेंट जॉब वाले देखोगे।
अब तो संडे संडे हर तरह की एग्जामिनेशन होती रहती हैं, इसलिए ये पता कर पाना कि कौन सी एग्जाम में स्कैम हो रहा है और कौन सा में नहीं, लोगों के लिए इंटरेस्ट से बाहर जा रहा है। बस ज्यादातर बच्चे इस बात का हंगामा कर रहे हैं कि देश में बेरोजगारी है, हमें नौकरी चाहिए। अभी तो मामला सिर्फ स्टडी पे आकर अटका हुआ है, जब जॉब करने की बात आएगी तब क्या होगा। वैसे करप्शन का एक और खेल है जो बड़े लोग खेलते हैं। असल में इनके बच्चे बिगड़ैल होते हैं और ये ज्यादा पढ़ते लिखते नहीं है। तब ये क्या करते हैं कि हायर अथॉरिटी में होने के कारण, चाहे वो बिजनेसमैन हो या फिर लीडर्स हो, ये अपने बच्चों को नीट, जेईई या आईआईटी के एग्जामिनेशन में बैठाते हैं। फॉर्म तो भरता है उनका बच्चा, लेकिन बैठता खुद नहीं है। उस एग्जामिनेशन में बैठता है कोई स्कॉलर। चूंकि ये बहुत पावरफुल लोग होते हैं, इसलिए सेंटर को पहले से ही पता होता है कि यहाँ पे मंत्री जी के बेटे का सेंटर पड़ा हुआ है, इसलिए उस सेंटर पे उस स्कॉलर को घुसने भी दिया जाता है। और अगर मान लेते हैं कि बहुत हाई लेवल की सिक्योरिटी है, तब ऐसे में वो स्कॉलर ऐसा व्यक्ति होता है जो मिलता जुलता फेस का हो, और वो सेम आईडी लेकर वैसे ही उसी तरीके से घुसता है, जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कैसे बायोमेट्रिक फेक होती है और आई साइड भी फेक होती है। अब आप सोच लीजिए कि मैं आपको इसलिए बता पा रही हूँ क्योंकि मेरे कॉन्टेक्ट का खुद ही एक मंत्री जी का बेटा, उसने खुद ये एग्जाम्स नहीं दिए, बल्कि उसके जगह पे कोई और एग्जाम दिया। जिस दिन एग्जाम चल रहा था वो सिनेमा हॉल में बैठ करके सिनेमा देख रहा था। अब ऐसे लोग डॉक्टर बनेंगे तो क्या होगा। और यही कारण है कि हमें डॉक्टरों के मामले में ना कुछ ऐसे रिजल्ट सामने देखने को मिलते हैं कि डॉक्टर काबिल नहीं था, तब लोग कहते हैं कि डॉक्टरों की बेइज्जती हो रही है। असल में ये खरीद कर बने गए वो डॉक्टर हैं जो कहीं ना कहीं से ऐसी फैमिली से आते हैं जिनका बैकग्राउंड बहुत रिच होता है। उनके लिए सीटें खरीदना, एग्जाम्स में, टेस्ट में स्कॉलर्स बैठाना या फिर जॉब के लिए बड़े लेवल पे पैसे खर्च करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। अब चूंकि जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ी है, उस हिसाब से हॉस्पिटल या फिर रोग बीमारियों को लेकर के रोज नए हॉस्पिटल खुल रहे हैं और उनको लाइसेंस भी मिल रहा है। और चूंकि इसमें पैसा इतना ज्यादा है कि हर कोई मजबूर है इसी फील्ड को ऑप्ट करने के लिए। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है उन बच्चों से जो इस एग्जामिनेशन में बैठे हैं और इस बात की टेंशन में है कि अब आगे क्या होगा, प्लीज अपने लिए जो भी रास्ता ढूंढ रहे हो ढूंढो, लेकिन कोशिश करो कि सेल्फ डिपेंड होने का, क्योंकि करप्शन के इस साइकिल से हम चाहें तो भी निकल नहीं सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम सेल्फ डिपेंड होने की रास्ता को चुनें, यानी कुछ ऐसे कोर्सेज करें जिससे कि हमें करप्शन का हिस्सा बनने को मजबूर ना होना पड़े, हमें इस साइकिल में फंसने को मजबूर ना होना पड़े। नीट जेईई के एग्जामिनेशन में इस लेवल का करप्शन इसलिए हो पाया क्योंकि ये एक ऑफलाइन एग्जाम था जहां करप्शन की सारी पॉसिबिलिटी है, यानी पेपर को लीक कर देना, और अगर इनकेस पेपर लीक नहीं हुआ तब भी स्कॉलर बैठाकर एग्जाम देना बड़ा आसान था। चूंकि इतने सारे बच्चे और इतना सारा रिजल्ट हमें नीट में इसलिए देखने को मिल गया क्योंकि ये पटना जैसे सेंटर से लीक हुआ है। मैंने आपको पहले ही बोला कि इसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत अच्छे से इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि उनको अपना रेपुटेशन बनाना होता है। और आप ज़्यादातर देखोगे कि पटना या कोटा जैसे स्थानों का नाम इसमें बहुत जल्दी उछलता है जब पेपर लीक का मामला होता है, खास करके ऐसे एग्जामिनेशन से जिससे रिलेटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट उस पर्टिकुलर एरिया की हो। यानी जैसे पटना में नीट या जेईई या फिर मेडिकल की तैयारी बहुत अच्छी होती है, कोटा में भी होती है, तो आपको ज़्यादातर इन्हीं जगहों के नाम देखने को मिलेंगे। असल में इसके पीछे कौन हो सकता है ये तो मैं नहीं अंदाजा लगा सकती, पर मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि अगर ये एग्जाम दोबारा भी होगा तब भी ये उतना फेयर नहीं होगा जितना फेयर इसे होना चाहिए। ये एपिसोड आपको मेरे साथ कैसा लगा और करप्शन की वो कौन सी नई जानकारी थी जो आपको मुझसे सुनने को मिली, नीचे कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए नई इन्फॉर्मेशन के साथ जल्द ही मिलती हूँ। नमस्ते।